उत्तराखंड के केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट का रामनगर पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। अजय भट्ट ने केंद्र सरकार की बजट की प्रशंसा की और कहा, सरकार ने बजट पेश करते हुए देश की जनता का दिल जीत लिया। समाज सेवा करने वाले को बागेश्वर में प्रशासन की तरफ से किया गया सम्मानित। सड़क हादसे में जान बचाने वाले कई लोग हुए सम्मानित। प्रशस्ति पत्र और 1,500 रुपए देकर किया गया सम्मानित। उत्तराखंड में बदला मौसम, कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश। बारिश होने से तापमान में आई गिरावट। मौसम वैज्ञानिकों ने हिमस्खलन की जारी की चेतावनी। वन अग्नि की चुनौती से निपटने के लिए एनडीआरएफ के जवानों को दिया गया ट्रेनिंग। अब वनों की आग बुझाने के लिए मोर्चे पर उतरेगी एनडीआरएफ। वन अग्नि से निपटने के लिए 2 सप्ताह का दिया गया प्रशिक्षण। चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां तेज। 22 अप्रैल से चारधाम की यात्रा की शुरुआत। चारधाम यात्रा को लेकर सीएम धामी की अध्यक्षता में की गई बैठक। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर बातचीत। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपने उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तराखंड के केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट, जो कि रामनगर पहुंचे, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य तरीके से और जोरदार स्वागत किया। इसी के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने पत्रकार वार्ता की। इस दौरान अजय भट्ट ने केंद्र सरकार की तरफ से पेश किए गए बजट की जमकर प्रशंसा की और साथ उन्होंने कहा कि सरकार ने बजट पेश करते हुए देश की जनता का दिल जीता। वहीं उन्होंने कहा कि आज हमारे देश किसी से कम नहीं है, हम लगातार हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी। तो वहीं उन्होंने राज्य सरकार की योजनाओं की भी जमकर प्रशंसा की और कहा कि सरकार विकास को लेकर पूरी तरह सजग है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से युवा बेरोजगारों पर किए गए लाठीचार्ज की निंदा के मामले में कहा कि लाठीचार्ज युवाओं पर गलत हुआ, इसे हमारी सरकार भी मान रही है। उन्होंने कहा कि छात्र शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन कर रहे थे, लेकिन कुछ अराजक तत्वों ने बीच में आकर माहौल खराब किया और पुलिस पर पथराव किया, जिस पर पुलिस ने अपने बचाव के लिए लाठीचार्ज किया। देखिए, कांग्रेस का काम तो हमेशा से यही है, कुछ ना कुछ बोलना है। छटपटाहट हो रही है उनको, क्योंकि जितने भी कार्यक्रम उन्होंने सरकार को बदनाम करने के लिए लिए, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, हर बार वे औंधे गिर रहे हैं। इसलिए उनको कुछ तो करना ही है। उनके जो नेता हैं सदन में जो बयान देते हैं उसके बाद सुनने नहीं आते हैं और कहते हैं चर्चा कराओ। जब चर्चा करने के लिए सरकार तैयार होती है तो चर्चा नहीं करते हैं। तो बहुत ही बचकाना हमारा विपक्ष है और विपक्ष और पक्ष को तो मिलके काम करना चाहिए। विपक्ष का काम है आई ओपनर का, आंख खोलने का, तभी प्रजातंत्र चलता है। लेकिन गैर जिम्मेदाराना और बचकाने व्यवहार के कारण आज विपक्ष अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। आज कोई भी कांग्रेस पर या विपक्ष पर यकीन नहीं करता है। जितने भी लोग मोदी जी के खिलाफत में बोलते हैं, अनावश्यक बातें जोड़ के भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं, उतने ही मोदी जी के साथ आम जनता जुड़ती जाती है। आम जनता, अभी पिछले दिनों जो चुनाव हुए थे, लोगों ने क्या नहीं कहा। मोदी जी से अपशब्द भी कहे, लेकिन उन्होंने एक शब्द किसी के खिलाफ नहीं बोला। आपने देख लिया, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में हमने बहुमत पाया। इसी के साथ 2 और राज्यों में हमने बहुमत पाया। उत्तराखंड के बागेश्वर में सड़क हादसे में जान बचाने वालों को प्रशासन ने सम्मानित किया।
और उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के अंतर्गत हुए सड़क हादसों में घायलों की जान बचाकर अस्पताल पहुंचाने वाले 8 मानव रक्षक साहसी महिला पुरुषों को एसपी हिमांशु कुमार वर्मा ने एक प्रशस्ति पत्र और 1500 रुपए की धनराशि देकर सम्मानित किया। एसपी हिमांशु कुमार वर्मा का कहना है कि मुख्यालय स्तर से एक स्कीम चली है। जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जो लोग पब्लिक डोमेन में पुलिस की सहायता करते हैं और साथ ही सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को अस्पताल पहुंचाते हैं, जिसके तहत बागेश्वर के 8 लोगों को सम्मानित किया गया। ये सम्मान उनके लिए है जो सोसाइटी के लिए पॉजिटिव प्रयास करके जनता की मदद कर रहे हैं। इसमें देखिए मुख्यालय स्तर से एक हमारी मुहिम चली हुई है, जिसमें जो है हमें जो लोग अच्छा काम करते हैं, जो पब्लिक की सहायता करते हैं, पुलिस की सहायता करते हैं, या सड़क पे दुर्घटना अगर किसी की हो जाती है तो अगर वो उनको अस्पताल पहुंचाते हैं, किसी भी तरीके की मदद वो पहुंचाते हैं, तो ऐसे लोगों को जो है हमें जो है वो सम्मान देने का जो है एक मुहिम मुख्यालय स्तर से छिड़ी हुई है। तो जिसके तहत हमने आज 8 लोगों को जो है सम्मानित किया है। उनको हमने प्रशस्ति पत्र दिए हैं और हमने उनको नगद राशि दी है 1500 रुपये की। तो ये जो है न केवल उन लोगों के जो एफ़र्ट्स हैं, जो लोग मतलब पॉजिटिव एफ़र्ट्स कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, उनको हम सम्मान कर रहे हैं, बल्कि और जो ऐसे लोग बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि अगर हम किसी की मदद करेंगे तो हमें अननेसेसरी वहाँ कहीं गवाही देने जाना पड़ेगा या वो सारी चीज़ें, तो एक उस जो मिथक है उसको भी एक जुटलाने के लिए ये एक मुहिम है कि अगर आप आगे आके मदद करते हैं पब्लिक की तो आपको सम्मान भी किया जाएगा, आपको जो है पुरस्कार भी दिया जाएगा, और उससे हम एक अच्छे सोसाइटी की तरफ जो है एक मूव करेंगे। तो एक मिथक जो ये है कि मदद करने पे हमें और हमारा हैरेसमेंट होगा, तो उस चीज़ को भी एक नकारात्मक उस तरीके से करने के लिए एक मुहिम है। उत्तराखंड में फरवरी माह में पारा तेजी से बढ़ रहा है। अगले कुछ दिनों में मैदानी जिलों में ज़्यादा तापमान सामान्य से 5 से 7 डिग्री, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों से 8 से 10 डिग्री अधिक रहने की संभावना है। और ऐसे में उत्तराखंड में मंगलवार देर शाम मौसम बदला और राजधानी देहरादून और मसूरी में झमाझम बारिश हुई। मसूरी में हल्का कोहरा होने के साथ ही ओलावृष्टि भी हुई और आबूदादी की यमुनोत्री धाम सहित आसपास के खरसाली गांव, फूलचट्टी, नारायणपुरी, जानकी चट्टी क्षेत्र में बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। वहीं लोगों को हल्की गर्मी से राहत मिली। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आगामी सप्ताह में मौसम शुष्क रहेगा और पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ने के कारण अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ पिघलेगी। इससे उत्तराखंड की नदियों के जलस्तर में वृद्धि होगी। मौसम वैज्ञानिकों ने हिमस्खलन की चेतावनी जारी की और साथ ही फसलों को दुष्प्रभाव से बचाने के लिए सिंचाई करने की सलाह भी दी। जगह पे कोई नहीं रह रहा है, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि जो हमारे मिलिट्री या पैरामिलिट्री इंस्टॉलेशन है जो फ्रंट पे आगे ऐसी जगह पे कहीं है जहाँ की एवलांच प्रॉन है, तो उनको बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए। और इसी तरह जो एवलांच होगा तो उसकी वजह से जो है जो इम्पैक्ट है वो नदियों में देखने को मिलेगा। तो उसमें जो मेजर रिवर्स है उसका थोड़ा जो हमने पहले भी बोला है कि जो निगरानी है, जो कंसर्न एजेंसीज है, तो वो थोड़ा निगरानी रखेंगे कि अगर जल स्तर में बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे वृद्धि देखने को मिलती है तो वो आवश्यक कार्रवाई फिर उसमें करेंगे। तो ये बोला गया है। तो मैं कहूँगा कि जो एवलांच है वो आप कह सकते हैं कि जो 4000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई का क्षेत्र है वहाँ पर वो चीज़ें होंगी, लेकिन अल्टीमेटली वो नीचे आना है, रिवर्स में आना है। तो वहाँ पर जो है जो मॉनिटरिंग है वो देखनी चाहिए कि अगर उसमें कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन है तो उसको आगे जो प्रिकॉशन लेनी चाहिए वो करे जाए। बढ़ते आगे, उत्तराखंड में 15वीं बटालियन उत्तराखंड में काम करेगी और आपको बता दें कि किसी भी बड़ी आपदा से निपटने के लिए एनडीआरएफ के पास कुशल प्रबंधन तंत्र और जवान मौजूद हैं, लेकिन वन अग्नि की चुनौती से निपटने का अनुभव उसके पास नहीं था, जिसके लिए उत्तराखंड में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी कि एनडीआरएफ को वनों की आग बुझाने के लिए मोर्चे पर उतारा जाएगा। केंद्र सरकार ने 3 राज्यों में वन अग्नि को आपदा की श्रेणी में रखते हुए इससे निपटने के काम में एनडीआरएफ की 3 टुकड़ियों को लगाया है। उत्तराखंड के अलावा आंध्र प्रदेश और असम को इसमें शामिल किया गया है। एनडीआरएफ की 15वीं बटालियन उत्तराखंड में काम करेगी। बता दें कि उत्तराखंड में वन अग्नि की चुनौती से निपटने का अनुभव उसके पास नहीं था, इसके लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उत्तराखंड में बटालियन के 50 जवानों को केंद्रीय अकादमी राज्य वन सेवा यानी कि CASFOS देहरादून में 6 से 18 फरवरी के बीच 2 सप्ताह का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। ट्रेनिंग ले चुके जवान दूसरे जवानों को भी वन अग्नि से निपटने के गुर सिखाएंगे। आपको बता दें कि
ओएस की ओर से एनडीआरएफ के जवानों को मसूरी और नरेंद्र नगर वन प्रभाग में सैद्धांतिक और व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया। इसमें उन्हें जंगल की आग बुझाने के तरीकों के साथ ही इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों के बारे में बताया गया और साथ ही इसके साथ ही मॉक ड्रिल भी की गई। मतलब 15 फरवरी से जो है फायर सीजन शुरू हो जाता है, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में हमारे जो वन निगम द्वारा जो है पूर्ण रूप से तैयारी कर ली गई है। हमने जितने भी, जैसे हमारी प्रत्येक डिपो में होंडा पंप है, उनको सारा रिपेयर करा के चुस्त एवं दुरुस्त कर दिया है। रही हमारे पास जितने भी फायर सिलेंडर वगैरह हैं, उनको सबको हमारे द्वारा बढ़वा दिया गया है। हम जो है पूर्ण रूप से तैयार हैं। भगवान न करे अगर जो कहीं भी किसी प्रकार की अगर जो कहीं वो होती, कोई घटना घटती है, तो उसके लिए हमारी सारी तैयारी पूर्ण कर रखी है। हमारा प्रत्येक डिपो में हम कर रहे हैं। अभी जो है हम उसके बाद जो है अलग से जो फायर टीम है उसको भी बुला रहे हैं। फायर ब्रिगेड वगैरह जितने भी हैं उनको बुलाएंगे। सेंचुरी पेपर मिल है, स्टार पेपर मिल, मतलब जितने भी जो हमारे पेपर मिल वगैरह हैं उनसे भी, इंडियन ऑयल वाले हैं उनको भी सबको बुलाएंगे। संपूर्ण तैयारियाँ हैं। हमने जो भी मतलब फायर सीजन से संबंधित जो भी हमारे पास वो होता है वो सब हमारा चुस्त एवं दुरुस्त करा रखा है। अपने जितने भी हमारे उच्च अधिकारी स्तर से जो भी हमें दिशा निर्देश प्राप्त हुए थे वो हमने समस्त अपने डिपो अधिकारियों को जो उसको वो करा दिया। देवभूमि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। आगामी 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है और ऐसे में इस बार फरवरी की चारधाम यात्रा की तैयारियां तेज हो गई। यात्रा की तैयारियों को लेकर बैठक भी खास की जा रही है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों से चल रही है। ऐसे में मंत्रियों का बैठकों का दौर जारी है। इसी कड़ी में मंगलवार को उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा को लेकर सचिवालय में बड़ी बैठक की। इस बैठक में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और परिवहन मंत्री चंदन रामदास, मुख्य सचिव और डीजीपी समेत शासन के सभी आला अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। करीब 3 घंटे तक चली इस बैठक को लेकर मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू का कहना है कि बैठक में सभी विभागों ने अपनी प्रेजेंटेशन दी है। मुख्य सचिव ने कहा कि यात्रा को लेकर जो भी तैयारियों को निर्देश देने हैं वो सभी राज्यों में वहां की स्थानीय भाषा में दी जाएगी। मुख्य सचिव ने कहा कि चारधाम यात्रा की तैयारियां जोरों पर है। पहली बार फरवरी से चारधाम यात्रा की तैयारी शुरू हो चुकी है और इस बार भी पूरा अनुमान है कि पिछले साल से भी ज़्यादा श्रद्धालु यात्री आएंगे, इसलिए हमें अच्छी यात्रा की तैयारी की ज़रूरत है और उसमें कई नई व्यवस्थाएं की गई हैं। रजिस्ट्रेशन अभी खोल दिया गया है और रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर दिया गया है। मेरी तरफ से सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र भी लिखा गया है और पर्यटन विभाग भी हर प्रदेश में वहाँ की भाषा में एडवर्टीजमेंट देगा अखबारों में, ताकि वहाँ के लोगों को पता चल सके कि रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। वहीं इस बैठक में मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा की तैयारी सभी विभागों को समय पर तैयारी पूर्ण करने के निर्देश भी दिए हैं। कहीं पर जो लोगों के सुझाव आए हैं या यात्रा में जो हम लोगों ने पिछली बार कमी देखी है उसको लेकर आज सभी विभागों के साथ बैठक करी है और हमारा ये बिल्कुल पक्का दृढ़ मत है कि यहाँ उत्तराखंड के अंदर आने वाले पूरे देश से विदेश से जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं उन सभी को यात्रा में कोई परेशानी न हो। प्रदेश के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि वित्त विभाग ने आश्वस्त किया है कि किसी भी तैयारी में वित्त की कमी नहीं आएगी और चारधाम क्षेत्रों में सफाई से लेकर विद्युत आपूर्ति को लेकर भी निर्देशित किया गया है। पूरी तरह से वित्त विभाग ने कहा है और मैं आपके सामने भी कह रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार उनके मार्गदर्शन में यात्रा पिछली बार जिस प्रकार से बहुत सफलतम रही थी, इस बार भी बहुत अच्छी रहेगी। किसी भी प्रकार से कहीं भी फंड की यानी वित्त की आवश्यकता होगी तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ी ये यात्रा है। उत्तराखंड चारधाम यात्रा में परिवहन विभाग की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। चारधाम यात्रा को लेकर पर्यटन मंत्री चंदन रामदास ने जानकारी दी है कि करीब ग्रीन कार्ड जारी किए जाएंगे। वर्तमान में अभी तक केदारनाथ और बद्रीनाथ में यात्रियों ने पंजीकरण करा लिया है। यात्रा के लिए 100 अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की जा रही है। इस बार हम लगभग 30,000 ग्रीन कार्ड, लगभग 50,000 ट्रिप कार्ड
और सभी गाड़ियों का हम फिटनेस कराएंगे। और लगभग हमारा रजिस्ट्रेशन अभी शुरू हो गया है। आज के जो आंकड़े आए हैं केदारनाथ और बद्रीनाथ में 8,000-9,000 यात्रियों ने पंजीकरण करा लिया है। और इस बार रोडवेज भी 100 अतिरिक्त गाड़ियां चारधाम यात्रा में लगाएगा। 350 अतिरिक्त बसों की व्यवस्था हम इस बार कर रहे हैं। वहीं चारधाम यात्रा की तैयारी को लेकर बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय का कहना है कि चारधाम यात्रा को लेकर मंदिर समिति की ओर से भी महत्वपूर्ण सुझाव बैठक में दिए गए हैं। प्रमुख अधिकारी थे, वरिष्ठ अधिकारी थे, उसके अलावा जो यात्रा मार्गों से जुड़े हुए संबंधित जिलों के जो जिला अधिकारी और अन्य अधिकारी थे वो उपस्थित थे और सबने उस बैठक में विस्तृत रूप से यात्रा को लेकर के अपनी कार्य योजना को वहाँ पर रखा है और उसकी समीक्षा हुई। मंदिर समिति को जो भी जरूरत है उसकी जानकारी अधिकारियों को दी गई है और साथ ही यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के लिए मंदिर समिति की तरफ से जो भी व्यवस्थाएं की जा रही है उसकी भी विस्तृत जानकारी दी गई है। वहीं इसके बाद चारधाम यात्रा को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ यात्री चारधाम की यात्रा करेंगे, जिसके लिए वे पूरी तैयारियां की जा रही है। सुदर्शन न्यूज से प्रीति झा की रिपोर्ट। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में एक सरकारी शिक्षक की क्रूरता इस कदर सामने आई कि बौखलाए शिक्षक ने 9वीं कक्षा के छात्र का हाथ तोड़ डाला। मामला जिले के कलजी खाल ब्लॉक के राजकीय इंटर कॉलेज का है, जहां भूपेंद्र थपलियाल नाम के शिक्षक ने मासूम छात्र का हाथ इसलिए तोड़ा कि एक लावारिश कुत्ता स्कूल परिसर में घुस गया। वहीं मासूम छात्र को इसका कसूरवार मानकर शिक्षक ने छात्र को इस कदर पीटा कि छात्र का हाथ टूट गया। वहीं आगामी 27 फरवरी से छात्र की परीक्षाएं हैं। परिजन इस बात को लेकर चिंतित है कि छात्र परीक्षा में बैठेगा कैसे और छात्र के हाथ में प्लास्टर है और परिजन शिक्षक के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं इस प्रकरण पर मुख्य शिक्षा अधिकारी ने संज्ञान लिया। आरोपी शिक्षक के खिलाफ जांच बैठा दी है और खंड शिक्षा अधिकारी ने 5 दिन के अंदर जांच पूरी करने के निर्देश दिए। मुख्य शिक्षा अधिकारी आनंद भारद्वाज ने बताया कि छात्रों को पीटना कानूनी अपराध भी है। वहीं इस गंभीर प्रकरण पर भी शिक्षक की क्रूरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सर, मेरे बच्चे का नाम आर्यन है। वो राजकीय इंटर कॉलेज कांडा के कक्षा 9 क्लास में पढ़ता है। सर, शुक्रवार की बात है, जब वो स्कूल गया था, वहाँ के भूपेंद्र सर ने उसे बेवजह इस हद तक मारा है कि उसका हाथ ही टूट गया और 27 तारीख से पेपर है। अब वो पेपर कैसे देगा? मुझे सख्त से सख्त कार्रवाई चाहिए। जो टीचर इस तरह से बच्चे को मारते हैं, इस संबंध में अवगत कराना है कि मीडिया के कुछ कर्मियों के द्वारा मुझे अवगत कराया गया कि जीआईसी कांडा के एक शिक्षक ने एक बच्चे को इतना मारा है कि उसका हाथ टूट गया है। मैंने जीआईसी कांडा के प्रिंसिपल से बात की तो उन्होंने स्वीकार किया कि घटना उनके विद्यालय की है। अब इसमें प्रश्न उठता है कि बच्चा कौन था, किस कक्षा में पढ़ता था, टीचर कौन है, टीचर का नाम क्या है, कितनी चोट आई है। तो इस सब के बारे में मैंने खंड शिक्षा अधिकारी पौड़ी श्री साबिद आलम जी को जांच अधिकारी बना के जांच दे दी है। 5 दिन के अंदर जांच आ जाएगी। तो जांच रिपोर्ट आने के बाद यदि शिक्षक दोषी सिद्ध होता है तो निश्चित रूप से उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। और यदि बच्चा लिखने की स्थिति में नहीं है तो परीक्षा के समय उसको श्रुति लेखक प्रदान किया जाएगा, जो उसके द्वारा आंसर बोले जाते रहेंगे और जो हम देंगे श्रुति लेखक वो आंसर लिखता रहेगा। धन्यवाद। उत्तराखंड के खटीमा में स्थानीय लोगों ने खटीमा के दर्जनों महिलाओं और पुरुषों ने खटीमा कांग्रेसी विधायक भुवन कापड़ी का मुख्य चौराहे पर पुतला फूंका। आक्रोशित वार्ड वासियों ने विधायक पर वार्ड की अनदेखी का आरोप लगाया। आपको बता दें कि प्रदेश की अंतिम 70 विधानसभा खटीमा से कांग्रेस विधायक व उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी के क्षेत्र की अनदेखी अब भारी पड़ने लगी है। खटीमा नगरीय क्षेत्र वार्ड नंबर 16 के वासियों ने मुख्य चौराहे पर आकर विधायक भुवन कापड़ी के खिलाफ नारेबाजी की और क्षेत्र की अनदेखी का आरोप लगाते हुए पुतला फूंका। स्थानीय लोगों ने कहा कि विधायक ने जो बड़े बड़े वायदे किए थे वो पूरे नहीं हो रहे हैं और जिससे आक्रोशित होकर ग्रामीणों ने भुवन कापड़ी के खिलाफ नारेबाजी की और विरोध जताया। वार्ड नंबर 16 के वाल्मीकि समाज के लोग हैं
और बहुत आक्रोशित हैं। और ये कोई राजनीतिक माहौल नहीं है, ना राजनीतिक मंच है। ये समाज की ओर से उनका जो गुस्सा था वो आज निकाला गया है। वो गायब हैं, उनके ऑफिस में जाते हैं पता चलता है नहीं है, ना ही उन्हें हमें शहर में उनकी शक्ल मिली देखने को। एक बार जीतने के बाद उस वार्ड से बम्पर वोटों से जीते हैं, लेकिन आज तक उस व्यक्ति ने समाज के लोगों के बीच में जाके उनके दुख दर्द को नहीं सुना है, और बल्कि हमारे कामों करने के अलावा हमारे कामों को रोक रहे हैं। तो ये आक्रोश था, ये लोगों का गुस्सा था। उत्तराखंड के रामनगर में देर रात एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मादा गुलदार की दर्दनाक मौत हो गई और घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे वन विभाग के कर्मचारियों ने गुलदार के शव को कब्जे में लेकर अज्ञात वाहन व चालक की तलाश शुरू कर दी है। तराई पश्चिमी वन विभाग की रामनगर रेंज के वन क्षेत्र अधिकारी देवेंद्र रजवार ने जानकारी दी और बताया कि देर रात ग्राम सखनपुर क्षेत्र में सड़क पार करने के दौरान एक गुलदार की अज्ञात वाहन की चपेट में आकर मौत हो गई। उन्होंने बताया कि गुलदार के शव का पशु चिकित्सकों की देखरेख में पोस्टमार्टम कराने के बाद अधिकारियों की मौजूदगी में शव को नष्ट करने की कार्रवाई की गई और साथ ही उन्होंने बताया कि इस संबंध में अज्ञात चालक की तलाश शुरू करने के साथ ही उसके खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। ये है ना, ये हल्द्वा जो अहमदपुर और वहाँ अम्पानी मोटर मार्ग है, ये गांव का सकनपुर गांव के पास, वहाँ किसी अज्ञात वाहन से टक्कर से इसकी मृत्यु हुई प्रतीत हो रही है। और बाकी ये वयस्क मादा है, उम्र का भी वो नहीं हुआ, वयस्क है मादा, और उससे टक्कर से ही उसका सर चोट आई है। सकनपुर मोटर मार्ग में सकनपुर गाँव में है, अम्पानी सकनपुर आगे इसके पोस्टमार्टम सब स्टेशन की प्रक्रिया चल रही है, और उसके बाद जो भी पोस्टमार्टम में वो आएगा तो सब वो किया जाए। मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र खटीमा नगर पालिका के अंतर्गत नाली निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिस नाली निर्माण कार्य में पीली ईंटों की चिनाई कराई जा रही है। वहीं नगर पालिका के अंतर्गत जो नाली निर्माण कार्य कराया जा रहा है, उस निर्माण कार्य में मानकों की धज्जियां उड़ाते हुए कार्य किया जा रहा है। नाली निर्माण में घटिया सामान इस्तेमाल किया जा रहा है। नगर पालिका की लापरवाही यहाँ पर हो सकती है। एक तरफ जहाँ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री लगातार प्रत्येक विभाग को आदेशित करते हैं कि क्षेत्र में विकास हो, अच्छे मानकों के साथ हो, वहीं नगरपालिका खटीमा द्वारा मुख्यमंत्री के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और ठेकेदार और नगरपालिका की मनमानी से कार्य कराया जा रहा है। जो हमारी नाली बन रही है रोड में, वो मानकों के अनुसार और एस्टीमेट के अकॉर्डिंग बन रही है, और ऐसा नहीं है कि बेस नहीं डला है। प्रॉपर बेस डल के प्रॉपर अच्छी ईंटों की क्वालिटी वाली ईंटों की हमारी नाली बनाई जा रही है, और जहाँ पर ईंट की चिनाई नहीं हो पा रही वहाँ पर सीसी भी भरे जा रही है, क्योंकि उस नाले की दुर्दशा बहुत बुरी थी और काफ़ी पानी चलता है। अभी काम करते हुए भी लोग पानी नहीं रोक पा रहे, और पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है। इसलिए शायद आप गए होंगे, आपको लगा होगा नहीं बेस डल रहा, मगर ऐसा नहीं है। प्रॉपर्ली बेस डाल के ही चिनाई की जा रही है, क्योंकि मिट्टी या गारे में चिनाई नहीं हो सकती। उत्तराखंड के सितारगंज में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सितारगंज में वीरेंद्र नगर मोड़ एक ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल सवार और उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज किया, घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां घायलों का इलाज चल रहा है। फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है। 12:05 पे 2 पेशेंट आए। दोनों सड़क दुर्घटना में घायल अवस्था में लाया गया था इनको। एक पहले का नाम करनैल सिंह, इनके 60 साल की उम्र है इनकी। ये समरिया बहेड़ी के रहने वाले हैं और इनके सर में चोट है और नाक से ब्लीडिंग आ रही थी। इनको प्राइमरी उपचार के बाद हमने हायर सेंटर के लिए रेफ़र किया है। और दूसरा पेशेंट हमारे पास एक महिला थी, सरबजीत कौर, इनकी 30 साल उम्र है। ये भी समरिया के निवासी हैं। ये भी इनके भी सर में चोट है और इनको हमने प्राइमरी उपचार के बाद हायर सेंटर के लिए रेफ़र किया है। और इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है उत्तराखंड के जोशीमठ से। और आपको बता दें कि मरवाड़ी वार्ड में जमीन धंस रही है, झुकने लगे हैं बिजली के खंभे। यहां पर दरारें अभी भी नजर आ रही हैं। झूलते तारों से खतरा और ज्यादा बढ़ गया। स्थानीय लोगों में डर का माहौल है।
बीते कई दिनों से जोशीमठ में आसपास के क्षेत्रों में दरारें देखने को मिल रही हैं और कई जगहों पर लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है सुरक्षित जगहों पर। लेकिन अब इस बीच ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि अब इस जगह पर झूलते तारों से खतरा बढ़ गया। बिजली के जो पोल हैं, जो खंभे हैं, वो झुकने लगे हैं और जो वहां पर लोग रहते हैं उनमें डर का माहौल व्याप्त है। आपको बता दें कि मारवाड़ी वार्ड में जमीन धंसने की खबर सामने आई है। कुछ घरों में दरारें भी आने की आशंका व्यक्त की जा रही है, लेकिन इस बीच यहाँ पर दरारें जरूर देखी गई। बिजली के जो खंभे हैं वो भी झुक गए हैं। इसके बाद यहाँ पर लोगों की चिंताएं और ज्यादा बढ़ चुकी हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। उत्तराखंड के ओमकारेश्वर मंदिर का नया रूप होगा। जल्द शुरू होगा पहले चरण का काम। जी हां, और इस बीच इसको लेकर योजना बन चुकी है। बीकेटीसी के बीच एएमयू पर हस्ताक्षर हुए और एमयू पर हस्ताक्षर होने के बाद यहाँ पर विस्तारीकरण परिसर का होगा। इसको लेकर यहाँ पर नई योजना बनाई गई है ओमकारेश्वर मंदिर को लेकर, जहाँ पर नए रूप में नजर आने वाला है और पहले चरण में, पहले फेज में इसका काम जल्द ही शुरू होने वाला है। बीकेटीसी के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर होंगे और ओमकारेश्वर मंदिर परिसर का विस्तारीकरण किया जाएगा। इसको और ज्यादा विस्तार मिलने वाला है। उत्तराखंड राजभवन में आगामी 3 मार्च से 5 मार्च तक वसंत उत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने वसंत उत्सव को लेकर जानकारी दी। इस दौरान राज्यपाल ने उद्यान विभाग की किसान डायरी का भी विमोचन किया। बता दें कि इस बार वसंत उत्सव 3 दिन का रहेगा। इस बार उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर पौधा टिबरू को बनाया गया। रूफ ऑफ गार्डनिंग, बोनजाई, टेरेरियम, हनी को विशेष रूप से जोड़ा गया है। इस दौरान कार्यक्रम में 186 पुरस्कार वितरित किए जाएंगे और इसको लेकर कार्यक्रम को भव्य रूप दिया जा रहा है। कार्यक्रम में दिव्यांग विशेष एंट्री उन्हें दी जाएगी और कृषकों की आय दोगुनी करने के लिए कृषकों को भी वसंत उत्सव में टेक्निकल पॉइंट सिखाए जाएंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।